मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज शास्त्रीय प्रथम खंड प्रतिष्ठा के प्रथम पत्र में निर्धारित छंदो मंजरी का ज्ञान कराया जाएगा। यद्यपि यह पाठ हो चुका है, फिर भी पाठ के दिन जो अनुपस्थित रहे हों उनके लिए और जो उपस्थित रहे हों उनके लिए भी शास्त्र की प्रौढ़ता के लिए छंद शास्त्र में प्रवेश हेतु जिन तत्वों की आवश्यकता है उन्हें दिग्दर्शित किया जा रहा है। संस्कृत वाङ्मय में छंद शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत वाङ्मय के दो भेद, एक वैदिक वाङ्मय और दूसरा लौकिक वाङ्मय। इसलिए छंद भी वैदिक छंद तथा लौकिक छंद के रूप में जाने जाते हैं। छंद के विषय में पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार छंद को वेद पुरुष का पादस्थानीय माना है। जिस प्रकार पैरों द्वारा मनुष्य गतिशील होता है और उनके बिना पंगु, ठीक इसी प्रकार वेदों की भी स्थिति है। इसलिए वेदों का नाम छंदस भी है। इसी प्रकार लौकिक छंद की भी स्थिति है। छंद के बिना पद्य काव्य का निर्माण ही संभव नहीं है, अर्थात पद्य का आधार छंद है। इसलिए पद्य निर्माण में छंद का ज्ञान होना परमावश्यक है। छंदों का ज्ञान के लिए अनेक छंद ग्रंथ हैं, जिनमें कवि गंगादास विरचित छंदो मंजरी सर्वसुलभ ग्रंथ है। छंद को समझने के लिए छंद शास्त्र में छंद के 3 भेद किए हैं: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और गण छंद। वार्णिक छंद में वर्ण की गणना के अनुसार छंद की गणना की जाती है। जैसे एक पद्य में 4 चरण होते हैं, चरण को पाद भी कहते हैं, तो एक पद्य में 4 पाद होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रत्येक चरण के लिए वर्ण की संख्या निर्धारित की जाती है। उदाहरण स्वरूप उक्था छंद एकाक्षरावृत्ति है, अर्थात एक एक अक्षर चारों चरणों में होने से एक अक्षर की आवृत्ति हुई, इसलिए इसे एकाक्षरावृत्ति उक्था छंद कहा जाता है। इसी प्रकार द्व्यक्षरावृत्ति, त्र्यक्षरावृत्ति, चतुरक्षरावृत्ति, पंचाक्षरावृत्ति, षडक्षरावृत्ति, सप्ताक्षरावृत्ति तथा अष्टाक्षरावृत्ति आदि हैं। 2. मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है। जैसे आर्जा छंद है, तो आर्जा के लिए कहा गया है कि आर्जा के प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए। अब इस मात्रिक छंद को समझने के लिए मात्रा का ज्ञान आवश्यक है। तो मात्रा जानने के लिए कहा गया है कि एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते,
त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनश्चार्धमात्रकम, अर्थात एक मात्रा से युक्त वर्ण ह्रस्व, दो मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ, तीन मात्राओं से युक्त वर्ण प्लुत तथा आधा मात्रा से युक्त वर्ण को व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में ह्रस्व वर्ण को अच वर्ण तथा व्यंजन को हल वर्ण कहते हैं। अब हल वर्ण के नीचे में एक चिन्ह टेका जैसा लगा रहता है, वही हल वर्ण है, और जिसमें टेका नहीं वह शुद्ध हल वर्ण नहीं। इस हल वर्ण का उच्चारण सीधे नहीं हो सकता, इसलिए अच वर्ण की सहायता से ही हल वर्ण का उच्चारण हो सकता है। अब बिना टेका वाला जो वर्ण है अर्थात क, इसमें हल वर्ण के साथ अच वर्ण का अ मिलने पर क का उच्चारण होता है। वह जो टेका से युक्त वर्ण है वो हल वर्ण है, और यह हल जिसके अंत में हो उसे हलंत कहते हैं। अब हल वर्ण का आधा मात्रा और एक मात्रिक जो अच है उसकी एक मात्रा। अब क में हल की आधा मात्रा और अ की एक मात्रा, दोनों मिलाकर क में 1.5 मात्रा होती है, किंतु इसे 1.5 मात्रा की गणना नहीं करके 1 मात्रा की गणना की जाती है। छंद शास्त्र में एक मात्रिक वर्ण को लघु शब्द से तथा द्विमात्रिक वर्ण को गुरु शब्द से कहा जाता है। इन दोनों के लिए संकेताक्षर पृथक पृथक है। लघु के लिए पूर्ण विराम जैसा चिन्ह तथा गुरु के लिए अंग्रेजी का एस जैसा चिन्ह होता है। इसी चिन्ह से लघु और गुरु जाना जाता है। इससे अतिरिक्त भी कुछ वर्ण है जिन्हें गुरु समझा जाता है, यथा संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयमक्षरम गुरुम पादान्तस्थम विकल्पेन, अथवा सानुस्वारैश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्ण संयोग पूर्वस्य तथा पादांत गोपी वा, अर्थात अनुस्वार से युक्त वर्ण तथा विसर्ग से युक्त वर्ण स्वर हो या व्यंजन गुरु माना जाएगा, और संयोग से पूर्व अर्थात संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण अगर लघु है तो गुरु हो जाएगा। किंतु पिंगल मुनि का सूत्र है प्रहणे वा, अर्थात संयुक्त वर्ण प्र तथा ह्र से पूर्व वर्ण विकल्प से गुरु होगा, अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा। इसके बाद पाद के अंत में विद्यमान लघु विकल्प से गुरु होगा। अब यहाँ पाद से द्वितीय तथा चतुर्थ पाद सर्वसम्मत है, किंतु किसी किसी आचार्य के मत से कहीं कहीं प्रथम और तृतीय का भी ग्रहण किया जाता है, किंतु यह मत गौण है। इसी आधार पर मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तीसरा है गण छंद। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, अर्थात 3 वर्णों का एक गण होता है। गण की गणना एवं गण में पड़ने वाले वर्णों की गणना के लिए छंदोमंजरीकार लिखते हैं कि मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादिगुरु पुनरादिलघुर्यः जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सोन्त गुरु कथितोन्त लघुस्तः। इसके अनुसार म से मगण, न से नगण, भ से भगण, य से यगण,
जौ से जगण, रौ से रगण, सौ से सगण तथा तौ से तगण, यही 8 गण होते हैं। इन 8 गणों में किस गण में कौन वर्ण लघु होगा और कौन वर्ण गुरु होगा, इसका निरूपण निम्न प्रकार से किया गया है। मस्त्रिगुरु अर्थात मगण में तीनों वर्ण गुरु होगा। त्रिलघुश्च नकारो अर्थात नगण में तीनों वर्ण लघु होगा। फिर भादि गुरु अर्थात भगण के आदि वर्ण गुरु होगा। इससे स्पष्ट होता है कि शेष 2 वर्ण लघु हो जाएगा, अर्थात भगण में पहला वर्ण गुरु तथा दूसरा और तीसरा वर्ण लघु हो जाएगा। पुनरादि लघुर यह अर्थात यगण के आदि में लघु होगा, शेष 2 गुरु हो जाएगा। फिर जो गुरु मध्य गतो अर्थात जगण के मध्य में गुरु होगा तो आदि और अंत में लघु हो जाएगा। फिर रल मध्य अर्थात रगण के मध्य में लघु होगा तो आदि और अंत में गुरु हो जाएगा। फिर सोंत गुरु अर्थात सगण के अंत में गुरु होगा तो आदि और मध्य में लघु हो जाएगा। कथितोंत लघुतः अर्थात तगण के अंत में लघु कहा गया तो आदि और मध्य में गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से 8 गण समझना चाहिए। उक्त प्रकार से वार्णिक छंद, मात्रिक छंद तथा गण छंद के ज्ञान से छंद शास्त्र में प्रवेश होता है, अर्थात छंद समझने की योग्यता होती है। अब इससे आगे छंद का विवेचन किया जाएगा।